छोटा सा अफसाना सुनाता हूँ मैं। ख्वाहिश। अचानक किसी के खिलखिला कर हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैंने मुड़कर देखा तो दीवार के पीछे से कुछ बच्चे झांक झांक कर मेरी तरफ देखते और हंसते हुए भाग जाते। मैंने कनखियों से दीवार की जानिब देखा, उनमें नीलोफर भी थी। वो थोड़ी घबराई, थोड़ा शर्माई, मेरी जानिब देखती, फिर दूसरे बच्चों का हाथ पकड़कर भाग जाती। नीलो, आजा बिटिया, आ मिल ले आपन दद्दू से। अम्मा की आवाज़ सुनकर नीलोफर और सारे बच्चे दीवार के पीछे वाली गली में भाग गए। मुझे अम्मा का नीलोफर का आवाज़ देना बुरा लगा। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझसे मिले। आखिर इतने सालों बाद जब वो मुझसे मिलेगी तो मैं उससे कैसे कह सकूँगा कि मैं उसका वही नामुराद दादा हूँ जो उसकी दादी को शादी के 3 महीने बाद ही छोड़कर चला गया था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाबा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। ना चाहते हुए भी बाबा के सामने सर तस्लीम खम होना पड़ा, लेकिन पहली फुर्सत में मौका मिलते ही मैं शहर भाग गया। अपने तमाम दोस्तों की तरह ही मुझे भी शहर में कमाने जाना था। मेरे लड़कपन के साथी जब भी शहर से लौटते तो वहाँ की रंगीनियाँ, बड़ी बड़ी इमारतों, छोटे छोटे कपड़े पहनी औरतों और कीमती गाड़ियों की बातें किया करते थे। खासकर गांव का सबसे निकम्मा लड़का कमालू, जिसे उसकी माँ बाप ने ज़बरदस्ती शहर उसके बड़े भाई के पास कमाने भेज दिया था। जब वो लौटा तो उसके रंग ढंग ही बदल गए थे। बू शर्ट, पैंट और गागल लगाकर कंधे से बड़ा सा ट्रांजिस्टर रखे वो पूरे गांव में इठलाता घूमता, जिसे देखकर मैं जल भुनकर कोयला हो जाता। मेरा बस एक ही ख्वाब रह गया था कि मैं भी उन सब की तरह बनूं। लेकिन बाबा की सख्ती ने मुझे अब तक अपने इस ख्वाब को बाज रखा था। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं। वो अक्सर कहा करते थे, तुम्हें अभी कमाने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। बाबा खुद तो अनपढ़ थे, लेकिन चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ। जब कभी मैं स्कूल से डांडी मारकर बगीचे में खेलने भाग जाता और इसकी खबर बाबा तक नहीं पहुँचती तो ठीक, और अगर उन्हें पता चल जाता तो मेरी खाल खींच लेते। एक दिन डरते डरते मैंने हिम्मत जुटाकर उनके सामने अपना इरादा जाहिर कर दिया, जिसे सुनने के बाद मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया, बेटा, दूर के ढोल हमेशा सुहाने लगते हैं। बड़े शहर की बड़ी बातें होती हैं। ये जितने चमकदार दिखाई देते हैं, अंदर से उतने ही खोखले और अंधेरे से पुर होते हैं। ऐसा अंधेरा जो तुम्हें कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उनकी बातें मेरी समझ में कभी नहीं आती। दोस्तों की बुलंद बातों के सामने बाबा की भारी भरकम अल्फाज हमेशा फीके लगते। बाबा जानते थे कि मैं कभी भी उनके हाथ से निकल सकता हूँ, इसलिए अम्मा के साथ मिलकर उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश शुरू कर दी और एक दिन अचानक दूर के गांव भेलीपुर में धोखे से ले जाकर मेरा निकाह पढ़वा दिया। उनके साथ जाते वक्त मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन जब 10 आदमियों के बीच बड़े एहतमाम के साथ बिठा दिया गया तो पता चला कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूँ। मैं था क्या ना कहता, बाबा के सामने ज़बान चलाने की हिम्मत ही कहाँ थी, और वैसे भी मेरी उम्र ही कितनी थी, सिर्फ 17 साल। कबूल है, बोलते हुए दिल ही दिल में अहद कर चुका था कि इस धोखेबाजी का बदला बाबा से ज़रूर लूँगा, और 3 महीने बाद ही घर से भागकर मैंने बाबा से अपना बदला ले लिया। आज नीलोफर को देखने के बाद सोचता हूँ कि आखिर मैंने किससे बदला लिया था, बाबा से, अपनी बीवी हाजरा से, या अपनी औलाद शोएब से, जिसके पैदा होने पर भी मैं नहीं लौटा। शहर आ जाने के कुछ दिनों बाद ही बाबा की तमाम भारी भरकम बातें आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। वापस घर लौटना मुमकिन न था। घर से भागते वक्त मैंने जो ख़त बाबा के नाम छोड़ा था, उसको पढ़ने के बाद मैं जानता था बाबा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अम्मा जब चाय का खाली कप लेने आई तो मैंने डरते डरते अम्मा से पूछ लिया, अम्मा, मेरे जाने के बाद बाबा ने मेरा ख़त पढ़वाया था? अम्मा के हाथ से प्याली छूटते छूटते बची। वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। मैं गर्दन झुकाए बैठा था। थोड़ी देर बाद अम्मा बाहर आई और चौकी पर गिरी चाय साफ़ करने लगी। मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। अम्मा, मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराने की सोच ही रहा था कि अम्मा बोल पड़ी, पहला दिल का दौरा उसी वक्त आया था, तोहार खत पढ़ी के बाद। इतना सुनना था कि मेरा दिल धक से रह गया। आगे कुछ बोलते नहीं बन रहा था कि क्या कहूँ। अम्मा दाग मिट जाने के बावजूद भी बदसतूर चौकी पोछे जा रही थी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ लिया। उन झुर्री भरे हाथों को अपनी आंखों से लगाकर मैं हज़ारों कतार रो पड़ा। अम्मा, हमें माफ़ कर दो अम्मा, हमें नहीं पता था कि हमारी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी।
अब काहे की माफ़ी बेटा, तुम्हारे बाबा तो चले गए, कहते हुए अम्मा अपना हाथ छुड़ा कर अंदर चली गई। मैं बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रोए जा रहा था। क्या कहता, अम्मा से शिकायत भी नहीं कर सकता था कि मुझे क्यों नहीं बताया, मैं वापस आ जाता। किस मुँह से कहता, मेरा आता पता किसी को मालूम होता तो बताता। मैं घर से ऐसा भागा था जैसे कभी पकड़ा गया तो अब्बा जेल में डाल देंगे। वैसे शादी भी मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं थी। एक तो जिस लड़की को मैं जानता तक नहीं था उससे मेरी शादी करा दी गई, दूसरे वो तो बाबा से भी 2 कदम आगे थी। उसे अपने बड़े घर और जायदाद का बड़ा रौब था। सुनो, हम भी शहर कमाने चले जाएं क्या? काहे, हमसे दिल भर गया क्या? नहीं नहीं, शहर जाके अच्छा कमाएंगे, बाबा अम्मा और तुम्हारी सभी ख्वाहिश पूरी करेंगे। का ज़रूरत है शहर जाए की, खेती बाड़ी करिए और का। अरे खेती बाड़ी से का होता है, इतने सालों से अब बाबा को देख रहा हूँ, वहीं के वहीं है आज भी। शहर जाऊँगा तो खेती बाड़ी बढ़ जाएगी और घर भी पक्का बन जाएगा। कोनो ज़रूरत नहीं, हमरे बाबा के पास बहुत ज़मीन है। ये घर छोड़ो और घर चलो हमरे बाबा के पास, वहीं रहो और उन्हीं की लगे खेती करो। ऐसन भी बाबा को आदमी लोगन की बहुत ज़रूरत पड़त है। हाजा की बोली में घमंड झलकता था। वैसे मैं इतना भी कमीना नहीं था कि अपने बाबा अम्मा को छोड़कर जमाई बन ससुर की ड्योढ़ी पर दुम हिलाता। लाख समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। आखिर जेल की सलाखों को तोड़कर निकल ही गया अपने ख्वाब सजाने। शहर पहुंच तो गया, लेकिन आगे क्या करना है कुछ पता नहीं था। सोचा शहर में गांव वाला कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन शहर शहर क्या था, एक मकड़ी का बड़ा सा जाला था जो चारों तरफ दूर तक फैला हुआ था। जिस रास्ते पर निकल जाओ तो दोबारा उस रास्ते पर आना मुश्किल। तमाम रास्ते एक से लगते, चमचमाती दुकानें, बड़ी बड़ी इमारतें, सड़क पर लगे बिजली के बेशुमार खंभे, एक दूसरे को रोनते हुए आदमी औरतों की भीड़ में अपने गांव वालों को ढूंढना तकरीबन नामुमकिन था। ऐसे में सड़क किनारे एक भिखारी ने मुझे आसरा दिया। बेचारे ने 2 वक्त की रोटी भी खिलाई। काम की तलाश में निकला तो किसी ने सीधे मुंह बात तक ना की। बड़ी मुश्किलों के बाद एक गोदाम में बोरे उठाने का काम मिल गया। जिसने ज़िंदगी में कभी पानी की एक बाल्टी भी ना भर उठाई हो, उसे जब 50 किलो की बोरी उठानी पड़े तो सोचिए कैसा लगेगा। उन वज़नदार बोरियों के नीचे मैं नहीं बल्कि मेरे ख्वाब दबते चले गए। ज़िंदगी कटने लगी, दिन बीतने लगे और एक दिन होटल में चाय पीते हुए जमीले से मुलाकात हो गई। गांव का हालचाल लेने के बाद जब घर की खबर ली तो पता चला कि मुझे एक बेटा हुआ है। सुनते ही बोरियां उठाते उठाते झुकी हुई पीठ तन गई और चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन जब पता चला कि बच्चा होते ही हाजा ने मेरी गुमशुदगी का सारा ठेकरा अम्मा और बाबा पर फोड़ा और लड़ झगड़ के अपने मायके चले गई तो लगा किसी ने पीठ पर कई हज़ार किलो की बोरी पटक दी हो। सर शर्म से झुक गया। मैं सर नीचे किए जमीले से तमाम रुदात सुन रहा था। शहर की सख्ती ने मेरे तमाम आंसू सोख लिए थे। हाजा के ज़रिए अम्मा बाबा की बेइज्जती सुनने के बाद भी आँख से एक आंसू न टपका। टेबल पर रखी चाय भी मेरे एहसास की तरह ठंडी हो चुकी थी। मैंने देखा दूर से शोएब साइकिल चलाते हुए चला आ रहा है। सुबह ही जब वो नीलोफर के साथ घर आया था तो मैं उससे नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। नन्ही नीलोफर नया फ्रॉक पहने मुझे टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। शायद शोएब उसे घर से बता कर आया था कि वो उसे उसके दद्दू से मिलाने ले जा रहा है। मेरे बगल में बैठा शोएब मुझसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। जब वो नज़रें झुका लेता तो मैं उसे नज़र भर देख लेता और मुझे यकीन है जब मेरी नज़रें झुक जाती तो वो भी मुझे अपनी नज़रों में जज्ब करने की कोशिश कर रहा होगा। बहुत सी शिकायतें थीं उसे जो जायज़ थी, लेकिन मेरे पास भी तमाम एतराज़ात के माकूल जवाब थे। लेकिन ना तो मैंने कोई सफाई पेश की और ना ही उसने शिकायत का एक लफ्ज़ भी अपनी ज़बान पर लाया। बस कुछ ही देर में जैसे आया था वैसे ही नीलोफर को लेकर चला गया। नीम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी कर उसने हैंडल में लटका थैला निकाला और मेरी जानिब आया। बाबा, कल से लेकर आज तक ये पहला लफ्ज़ था जो मैंने उसके मुंह से सुना था। थैले से कुछ कागजात निकाले, उन्हें सीधा कर मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने सोचा शायद ज़मीन के कागजात होंगे, अपने नाम करवाना चाहता होगा। आखिर अपने नाना के साथ जो पला बड़ा है, नाना की तरह ही ज़मीन में ही जान अटकी होगी। एकदम अपनी माँ पर गया है। अरे पूछ तो लेता कि शहर में मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी। अरे कम से कम शिकायत नहीं पूछ लेता कि जब मैं पैदा हुआ तो मुझे देखने क्यों नहीं आए, बस आते ही ज़मीन के कागजात पकड़ा दिया। मैंने जेब से ऐनक निकाल कर जैसे ही कागजात देखे तो एक बार फिर मेरा दिल धक से रह गया। वो तलाक के कागजात थे। मैं कागज़ हाथ में पकड़े शोएब का मुंह तकने लगा। का भय मुन्ना? अंदर से अम्मा भी बाहर निकल आई थी। कुछ नहीं अम्मा, हाजा ने तलाक के कागज़ भेजे हैं, उसे तलाक चाहिए। अम्मा हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। साड़ी का पल्लू मुंह में दबाकर हकलाते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है मुन्ना?
हाजा भी तोहरे बाबा के पास जा चुकी है। अब ये एक और बिजली थी जो मुझ पर गिरी थी। मेरी समझ में नहीं आया था कि अब और क्या क्या सुनना और झेलना पड़ेगा। एक के बाद एक लगे रहे झटके। पता नहीं मेरा दिल बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं। मैंने ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था जिसे पूरा करने के लिए घर बार छोड़ दिया। सबके सवालों से भाग कर मैं शहर पहुंचा था कि एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर हर किसी को जवाब दे दूंगा, क्या बाबा, क्या हाजरा। ज़िंदगी के सवालों के जवाब हासिल करने में उम्र गुजर गई। आज जब जवाब देने लौटा हूँ तो ना बाबा है ना हाजरा, बस एक बूढ़ी अम्मा बाकी है अपने पोते और पड़पोती के साथ। तो ये तलाक के कागज़? मैंने सवालिया नज़रों से शोएब की जानिब देखा। शोएब ने बगैर किसी जज्बात के कहा, अम्मा की आखिरी ख्वाहिश थी। मैं यकटुक शोएब को देखे जा रहा था और अम्मा देवड़ी पर बैठी बैन कर रही थी। बहुत शुक्रिया।